हेलो, नमस्कार बच्चों। मेरा नाम हिमांशु कुमार प्रसाद है और मैं एक बायोलॉजी फैकल्टी हूँ। आज हम पढ़ेंगे एनाटॉमी इन फ्लावरिंग प्लांट, जो कि क्लास 11th की एक बायोलॉजी चैप्टर है। इसमें हम पढ़ेंगे प्लांट के एनाटॉमी के बारे में, दैट मीन्स द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट। प्लांट के अंदर के स्ट्रक्चर्स के बारे में हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने हमारे बुक में जो चैप्टर थी वो थी मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, जिसमें हमने प्लांट के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स को बहुत अच्छे तरीके से देखा था। बट अब इस चैप्टर में हम ये देखेंगे कि प्लांट के जो इंटरनल स्ट्रक्चर्स हैं, इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन कैसे हैं, क्या है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम अपने क्लास। सो एनाटॉमी इन फ्लावरिंग प्लांट। फर्स्ट लाइन जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, अगर आप देखें, एनाटॉमी इन बायोलॉजी, एनाटॉमी इन बायोलॉजी इज रेफर टू द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन। जैसा कि मैंने आपको बताया बच्चों कि एनाटॉमी नॉट ऑलवेज इन प्लांट, इन ह्यूमन ऑल्सो, मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी आर टू डिफरेंट थिंग। ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, मॉर्फोलॉजी में हम किसी भी चीज़ के, वेदर इट्स प्लांट और वेदर इट्स एनिमल, हम उसके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ते हैं। जैसा कि अगर आपने अपना प्रीवियस चैप्टर कंप्लीट करके ये लेक्चर देख रहे हैं तो आपको पता चलेगा कि मॉर्फोलॉजी में हमने प्लांट्स के डिफरेंट एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स, जैसे कि आपके इन्फ्लोरेसेंस, आपके प्लांट के डिफरेंट होल्स, फ्लावर्स के डिफरेंट होल्स, जैसे कि कोरोला, कैलिक्स, एंड्रीशियम, काइनिशियम, और भी बहुत कुछ चीज़ें हमने पढ़ी थी। बट हम यहाँ एनाटॉमी में क्या पढ़ेंगे, हम एनाटॉमी में यहाँ पे प्लांट के इंटरनल स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ेंगे। बिना टाइम वेस्ट किए चलिए हम शुरू करते हैं। स्टार्टिंग से पहले आपको ये दो इंपॉर्टेंट नाम है जो आपको पता होने चाहिए, दैट इज़ एन ग्रीव, विच इज़ ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ प्लांट एनाटॉमी, और ये हमारे इंडियन भाई साहब के चौधरी, फादर ऑफ इंडियन प्लांट एनाटॉमी। ओके, फ्लावर के इंटरनल स्ट्रक्चर्स के बारे में जानने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि प्लांट टिश्यू क्या होता है, टिश्यू मतलब क्या होता है। तो बच्चों, टिश्यू, अगर आपको हायरार्की पता है, अगर आपको प्लांट में या फिर नॉर्मल ह्यूमन बींग्स में भी आपको हायरार्की पता है, तो सबसे पहले आते हैं सेल्स, फिर उससे बनते हैं आपके टिश्यू, फिर उससे बनते हैं आपके ऑर्गन, फिर उससे आपको बनते हैं ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, मैं ओ को स्मॉल में लिखा, ऑर्गन सिस्टम। ये हायरार्की है। ठीक है, नॉर्मल हायरार्की है। ठीक है, ये आपको प्लांट में भी देखने को मिलेगा, ये आपको एनिमल्स में भी दिखेगा। ठीक है, तो पहले बात करते हैं प्लांट के टिश्यू की, जिसमें हम देखेंगे कि प्लांट टिश्यू के बारे में क्या बताया गया है। Plant tissue basically are the group of cells which can be similar or dissimilar in shape, but they have a common origin and together they perform a similar function। इसका मतलब बच्चों ये होता है कि क्योंकि टिश्यू जो है एक सेल्स के क्लस्टर और ग्रुप सेल्स से बनता है। ठीक है, इन्होंने ये बताया है कि जो टिश्यूज होते हैं वो ग्रुप ऑफ सेल्स हैं जो कि एक जगह एक्यूमुलेट होकर रहते हैं, और उनका स्ट्रक्चर, अगर उनका स्ट्रक्चर मतलब उनका शेप जो है वो मे भी सिमिलर हो सकता है, कोई राउंडेड शेप हो सकते हैं या सब राउंडेड शेप हो सकते हैं, या कोई राउंडेड या फिर कोई डिफरेंट शेप के हो सकते हैं, शेप बेसिमिलर हो सकते हैं, बट उनकी जो ओरिजिन हो, जहाँ से वो टिश्यू बन के आते हैं, जो सेल्स से वो टिश्यू बन के आते हैं, वो सेल्स की ओरिजिन जो है वो एक सेम होती है, और वो टुगेदर मिलके, वो सारे सेल्स मिलके एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ठीक है बच्चों, अब जैसे कि मैं अगर एग्जांपल लूँ, आप अगर देखोगे तो जैसे कि हम फॉर एग्जांपल लेते हैं, ह्यूमन बॉडी में आपको ज़्यादा बढ़िया पता होगा, तो ह्यूमन बॉडी में अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ, सपोज फॉर एग्जांपल ब्लड सेल्स के बारे में बताता हूँ। ठीक है, तो ब्लड सेल्स क्या है, ब्लड सेल्स हमें पता है कि आरबीसी होते हैं, डब्ल्यूबीसी होते हैं एंड प्लेटलेट्स होते हैं, और भी होते हैं बट मेन है। ठीक है, तो आरबीसी का शेप अलग होता है। ठीक है, राउंड शेप होता है। डब्ल्यूबीसी का शेप एमीबॉइड होता है। एमीबॉइड यानी बच्चों इसका कोई शेप, अगर आप एमीबा को जानते होंगे, एमीबा एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसका कोई डिफाइनाइट शेप नहीं है, वो जब जैसे अपने आप को वैसे जैसी सिचुएशन है उस हिसाब से अपने आप अपनी शेप चेंज कर सकता है। ओके, तो इनके शेप अलग हैं बट टुगेदर दे आर परफॉर्मिंग अ फंक्शन। ओके, इनके शेप सबके अलग है बट दे आर टुगेदर परफॉर्मिंग अ कॉमन फंक्शन एंड देयर ओरिजिन्स आर ऑल्सो कॉमन एज वेल। ओके, तो इसे हम बोलते हैं टिश्यू। ओके, अब आगे बढ़ना चाहेंगे, आगे अगर हम बढ़ना चाहेंगे तो हम देखेंगे प्लांट टिश्यू जो है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है। ओके, फर्स्ट पार्ट इज योर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, वेयर एज द सेकंड पार्ट इज योर परमानेंट टिश्यू। ओके बच्चों, तो पहले पार्ट में आज हम इस लेक्चर में हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पे ज़्यादा ध्यान देंगे, और हमारे आने वाले अगले लेक्चरों में हम देखेंगे परमानेंट टिश्यूज़ के बारे में। आइए शुरू करते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होते हैं, ये होते हैं बेसिकली अनडिफरेंशिएटेड सेल्स। ओके, अनडिफरेंशिएटेड सेल्स मतलब, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एग्जांपल से समझाना चाहूँ, जैसे कि आप सभी बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं, तो आप नीट एग्ज़ाम देने के बाद एमबीबीएस में एडमिट हो, कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज या प्राइवेट जिसकी जैसी मार्क, उस हिसाब से आप एमबीबीएस कॉलेज चूज़ करेंगे। ठीक है, आप एमबीबीएस करेंगे, आपकी डिग्री होगी एमबीबीएस। ओके, उसके बाद क्या होगा, आफ्टर 5.5 ईयर, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपको एमएस
या एमडी करने का मौका मिलेगा अगर आप अच्छे मार्क्स से स्कोर किए तो। सपोज आप एमएस कर रहे हैं, ओके, तो आप एमएस कर रहे हैं तो उसके बाद आपको डिफरेंट डिफरेंट डोमेन्स मिलेंगे। हाँ, जैसे किसी को न्यूरोलॉजिस्ट बनना है तो न्यूरो, किसी को नेफ्रोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, डिफरेंट डिफरेंट डोमेन बनेंगे। अभी तक आपने एमबीबीएस किया, दैट मीन्स आपको एक नॉलेज है, डॉक्टरी का नॉलेज है क्या कैसे होता है, बट आप स्पेशलाइज्ड नहीं है, ओके। उसी तरह जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ हैं, तो सेल्स यहाँ पे जो प्रेजेंट रहता है जिन्हें हम मेरिस्टेम्स भी बोलते हैं, ये जो सेल्स है ये स्पेशलाइज्ड नहीं है, दे आर नॉट स्पेशलाइज्ड। दैट मीन्स वो अपने आप को किसी भी फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, किसी भी सेल्स पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, बिकॉज दे आर अनडिफरेंशिएटेड। जैसे कि आप एमबीबीएस कर रहे हो, आपने एमबीबीएस कंप्लीट कर लिया तो उसके बाद आपके पास ऑप्शन है कि आप डिफरेंट डिफरेंट फील्ड में जा सको, ठीक है, जैसे कि कार्डियोलॉजिस्ट, नेफ्रोलॉजिस्ट, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, बहुत सारे पेडियाट्रिक्स और भी बहुत सारे रेडियोलॉजिस्ट, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आपके पास एमबीबीएस के बाद ऑप्शन आ जा रहा है कि आप डिफरेंट डिफरेंट डोमेन में जा सकते हो। उसी तरह ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ है इनके पास भी ऑप्शन रहता है कि ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स बना सकते हैं, ओके। तो इसीलिए इन्हें कहा गया है दैट दे आर अनडिफरेंशिएटेड सेल्स, ओके। उसके बाद सिंस दे आर अनडिफरेंशिएटेड दैट मीन्स ये जो सेल्स होंगे उनकी डिविजिबिलिटी कैपेबिलिटी जो होगी, मतलब डिवीजन करने का, एक सेल से दूसरा सेल बनाने का जो कैपेबिलिटी होगा वो बहुत फास्ट होगा, ओके बच्चों। ये फास्ट क्यों होगा मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ये जो पर्टिकुलर सेल्स है, मेरिस्टेम सेल्स है, इनकी बस एक ही काम है, इनको बस ग्रोथ करना है, बस रिप्रोडक्शन करना है, इनको और कोई काम नहीं है। इनको खाना पीना सब मिल जाता है, सब कुछ इनके पास है, बट इनका एक काम है, दैट इज रिप्रोडक्शन, ओके। सो दिस मेरिस्टेमेटिक सेल्स और मेरिस्टेम्स आर हाईली वी कैन से एग्रेसिवली रिप्रोड्यूसिंग सेल्स, ओके। ये हमेशा कंटिन्यूस डिवाइड करते ही रहते हैं, दे आर ऑलवेज इन माइटोसिस फेज, ओके बच्चों। नेक्स्ट हमारा पॉइंट जो है दैट दे आर कंपोज्ड ऑफ इमैच्योर्ड सेल्स, ओके। इमैच्योर्ड जैसा कि मैंने आपको डॉक्टर वाला एग्जांपल दिया कि अभी ये सेल्स होते हैं इमैच्योर्ड होते हैं, ओके। ये अभी स्किल्ड नहीं होते, इनकी कोई स्पेशलाइजेशन नहीं होती है, ठीक है। तो ये जो चाहे वो सेल्स में कन्वर्ट हो सकते हैं, ठीक है। ये अभी खुली कागज़ है, जो जिस टाइप से चाहे उसे यूज़ कर सकते हैं, जैसे मन वैसे यूज़ कर सकते हैं। ये आप समझिए ये खुली और सफ़ेद कागज़ है, ओके, ठीक है। तो इसको हम इमैच्योर सेल्स बोलते हैं। ये बहुत यंग फेज़ में होते हैं, यंग फेज़ में है तभी ये लोग हमेशा एक्टिवली डिवाइड करते रहते हैं, ओके। डिवीजन के लिए आपको ही पता है, ग्रोथ के लिए यंग फेज़ में बच्चे बहुत जल्दी ग्रोथ करते हैं, कोई भी चीज़ यंग फेज़ में बहुत जल्दी ग्रोथ करता है एज़ कम्पेयर टू द ओल्डर फेज़, ओके। सो ये हमने 3 पॉइंट पढ़ा मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के बारे में। उसके बाद मैं कुछ और आपको बताऊँगा आगे बढ़ते-बढ़ते। सो उसके बाद हमने ये जान लिया कि मेरिस्टेमेटिक सेल्स, पहले हमने ये जान लिया कि मेरिस्टेमेटिक सेल अनडिफरेंशिएटेड है, उसके बाद ये बहुत यंग है, ये इमैच्योर है, फिर उसके बाद ये ऑलवेज माइटोसिस फेज़ में रहते हैं, ओके। सो ये जो मेरिस्टेम्स हैं, एक और चीज़, ये जो मेरिस्टेम्स है ना, ये ऐसा नहीं है कि प्लांट के फुल बॉडी में प्रेजेंट रहते हैं, नॉट नहीं लिखेंगे। ये ऐसा नहीं है कि प्लांट के फुल बॉडी में प्रेजेंट रहते हैं, ये सब स्पेसिफिक लोकेशंस पे, प्लांट के स्पेसिफिक लोकेशंस पे प्रेजेंट रहते हैं। ओनली सम स्पेसिफिक लोकेशंस पे ही आपको मेरिस्टेमेटिक सेल्स या मेरिस्टेम्स दिखेंगे, ओके। और ये जो मेरिस्टेम सेल्स होते हैं इनकी वजह से, ड्यू टू देम द प्लांट ग्रोथ और प्लांट नॉट ग्रोथ, प्लांट ग्रो थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन, ओके बच्चों। ये एक बहुत अच्छी या बहुत बढ़िया कैरेक्टरिस्टिक्स है मेरिस्टेमेटिक सेल्स का, दैट इनके वजह से हम जो देखते हैं प्लांट जो होते हैं 150-150 साल 200 साल पुराने प्लांट होते हैं, ओके, बड़े बड़े पेड़ होते हैं। तो इनके वजह से, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द मेरिस्टेमेटिक tissues, or we can also say meristems, the plant which are growing, they will grow throughout their lifespan, okay। अगर हम इसे एक ह्यूमन बींग से या एक एनिमल से कंपेयर करते हैं तो हमने भी देखा है कि ह्यूमन बींग्स या एनिमल्स में एक पर्टिकुलर एज या एक पर्टिकुलर टाइम तक ही ग्रोथ होता है, उसके बाद ह्यूमन बींग्स में भी ग्रोथ नहीं होता है। बट इन केस ऑफ प्लांट, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस मेरिस्टेम्स विच इज प्रेजेंट इन डिफरेंट लोकेशन, जैसे कि मैंने बताया, और मैं और डिटेल्स में आपको बताऊंगा, आप चिंता ना करें। तो इनका जो मेरिस्टेम्स का डिफरेंट लोकेशन में प्रेजेंट होने की वजह से प्लांट जो है वो ग्रोथ को थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन प्रमोट करता है, ओके। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरिस्टेम्स का, और बहुत बढ़िया कैरेक्टरिस्टिक्स है मेरिस्टेमेटिक सेल्स का, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज का, ओके। अब लोकेशन की बात अगर हम करें, कहाँ कहाँ लोकेशन रहता है इनका, तो यूजुअली लोकेशन हम देखते हैं तो यूजुअली ये आपके शूट में रहते हैं, रूट के टिप में रहते हैं, शूट के टिप में, रूट के टिप में, सॉरी, तो यूजुअली शूट के टिप में, रूट के टिप में, और भी गिर्द, ये सब बेसिकली प्राइमरी ग्रोथ करते हैं, यानी लंबाई बढ़ाते हैं शूट और रूट वाले मेरिस्टेम्स। और एक लैटरल मेरिस्टेम्स होते हैं, ये क्या करते हैं, ये पेड़ का ग्रोथ बढ़ाते हैं,
ठीक है, ये पेड़ का ग्रिप बनाते हुए। वेराज जो एपिकल मेरिस्टेम, ये बेसिकली एपिकल मेरिस्टेम्स होते हैं शूट और रूट में, जो कि मैं आपको डिटेल्स में पढ़ाऊंगा, चिंता ना करें। और जो लैटरल मेरिस्टेम्स होते हैं वो गिर्द बढ़ाते हैं, लैटरली साइड प्रेजेंट रहते हैं। ओके ओके, सो अभी हम और डिटेल में बात करते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के बारे में। सो अगर हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखें, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, अगर हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक देखें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के, तो वो कुछ इस प्रकार से रहेंगे बच्चों कि सबसे पहले तो हमने बताया कि जो इनका सेल साइकिल रहता है, सेल साइकिल जो रहता है ये मतलब कंटिन्यूस होता है। क्या ये कंटिन्यूसली ग्रो करते रहते हैं, सेल साइकिल कंटिन्यूसली ग्रोथ करता है, ग्रो होते रहते हैं। दैट मीन्स दे आर ऑलवेजली एक्टिवली डिवाइडिंग। ओके, ये ऑलवेज एक्टिवली डिवाइड मतलब ये हमेशा डिवीजन के ही पेज में रहता है, हमेशा ये डिवाइड ही होते रहते हैं, हमेशा डिवाइड रहते हैं। अगर हम और डिटेल में बात करें, थोड़ी और डिटेल में अगर जाएँ, तो एक और पॉइंट जो आता है कि यहाँ पे जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं या मेरिस्टेम्स होते हैं, प्राइमरी सेल वॉल जो होती है बच्चों, प्राइमरी सेल वॉल जो होती है ये होती है बहुत थिन एंड इलास्टिक, थिन एंड इलास्टिक, थिन एंड इलास्टिक है। और जो सेकेंडरी सेल वॉल होती है, सेल वॉल जो होती है ये होती है एब्सेंट। ओके, सेकेंडरी सेल वॉल जो होती है एब्सेंट। अब हम आपको बताएंगे, ये चिंता ना करें, ये प्राइमरी सेल वॉल क्या है, ये सेकेंडरी सेल वॉल क्या है। ओके, हम अभी इसको आपको बताएंगे। तो बच्चों क्या होता है एक सेल में, क्या होता है बच्चों, मैं आपको बताता हूँ। एक सेल में होता यह है बच्चों, सपोज ये एक सेल है, बढ़िया बड़ा बनाता हूँ। सपोज ये एक सेल है, ठीक है बच्चों, ये एक सेल है, राउंड सा सेल है, और यहाँ पे है आपके, सपोज यहाँ पे है न्यूक्लियस बाबा, ठीक है, ये राउंड सा सेल है न्यूक्लियस बाबा। और ये मतलब अभी ये इनिशियली ग्रोथ फेज में, मैं आपको बताता हूँ, ये न्यूक्लियस बाबा है, ठीक है, ये अभी नया सेल है, फॉर एग्जाम्पल ये अभी नया सेल। ओके, सो क्या होगा बच्चों कि सपोज ये सेल है, ये नया सेल है। सबसे पहले जो सेल फॉर्म होते हैं ना, सबसे पहले जो सेल फॉर्म होते हैं, जो मतलब जैसे कि छोटे सेल, बहुत इमैच्योर सेल्स हैं, तो उनमें ये प्राइमरी जो होता है, प्राइमरी वॉल, प्राइमरी सेल वॉल होती है। प्राइमरी सेल वॉल बच्चों नॉर्मल सेल वॉल की तरह नहीं होती है, ठीक है। ये क्या होती है, प्राइमरी सेल वॉल बेसिकली बहुत ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह ही होती है, मतलब ये बहुत उतनी रिजिडिटी नहीं देती है सेल को, उतनी रिजिड नहीं रहती है, ठीक है। प्राइमरी सेल वॉल जो होती है बच्चों इतनी रिजिड नहीं होती है, क्योंकि जो सेल है वो अभी उस हिसाब से मैच्योर नहीं हुआ है, उसकी अभी ग्रोथ डेवलपमेंट बाकी है, अभी वो जस्ट नया नया ही पैदा हुआ है या बर्थ लिया। ओके, बट जैसे जैसे सेल बड़े होते रहते हैं, तो ये जो प्राइमरी सेल वॉल है, ये डायग्राम थोड़ा सा गलत हो गया बच्चों, इनकी लाइनिंग पे ही, मतलब इनके पेरीफेरी रीजन में, प्राइमरी सेल वॉल के पेरीफेरी रीजन में ही सेकेंडरी सेल वॉल बनना शुरू होता है। ओके, प्राइमरी सेल वॉल के पेरीफेरी रीजन में ही सेकेंडरी सेल वॉल बनना शुरू होता है। ओके, तो ये वाली प्राइमरी सेल वॉल थी, तो ये जैसे जैसे सेल बड़ा हो रहा है, तो ये सेकेंडरी सेल वॉल, जैसे जैसे सेल मैच्योर हो रहा है, तो सेकेंडरी सेल वॉल जो है वो बनना शुरू हो रही है। तो इससे क्या हो रहा है बच्चों, जो प्राइमरी सेल वॉल थी वो तो मैंने बताया आपको उतनी रिजिडिटी नहीं रहती, उतनी स्टेबल स्ट्रक्चर नहीं है। बट ये जो सेकेंडरी सेल वॉल होती है बच्चों, जैसे जैसे सेल बड़ा होता है, तो ये सेकेंडरी वॉल भी जो प्राइमरी वॉल के पेरीफेरी में मतलब उसके इंटरनल पार्ट से ही बन के, इंटरनल अंदर से ही, पेरीफेरी रीजन से ही बन के वो बनती रहती है। और जैसे एक सेल मैच्योर हो जाता है और ये सेकेंडरी सेल वॉल, ये सेकेंडरी सेल वॉल बहुत अच्छे से बन जाती है, तो फिर बच्चों क्या होता है कि जो प्राइमरी सेल वॉल है ये कोलैप्स हो जाता है। ओके, क्योंकि ये उतना रिजिड नहीं है। और ये जो एक्चुअली में जो सेकेंडरी सेल वॉल है ये होता है एकदम रिजिड, ये होता है एकदम ठोस। ओके, अंबुजा सीमेंट की तरह ठोस होता है सेकेंडरी वन, और ये प्राइमरी वन वाली ये कोलैप्स हो जाते हैं। तो हम यहाँ पे जो बता रहे हैं बच्चों, ये हम यहाँ पे जो बता रहे हैं कि प्राइमरी सेल वॉल इज थिन एंड इलास्टिक, तो ये पतली होती है और बड़ी इलास्टिसिटी होती है इसमें, ठीक है। आप समझ लो बैलून में पानी भरा, उस हिसाब से आप समझ लो कि बैलून में पानी भरा। क्यों? क्योंकि देखो बच्चों, ये जो सेल्स है इनको तो एक्टिवली डिवाइड होना है ना, तो रिजिड होने से तो काम नहीं बढ़ेगा ना। आप बैलून में जितनी पानी भर पाते हो, बैलून इतना छोटा सा स्ट्रक्चर, उसमें आप कितनी सारी पानी भर लेते हो, बट वही आप एक लोटे में या आप कुछ रिजिड स्ट्रक्चर में उतनी पानी कैरी कर पाओगे नहीं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे आपकी इलास्टिसिटी नहीं है, समझे। सो प्राइमरी सेल वॉल थिन इलास्टिसिटी होती, इलास्टिक होती है, और जो सेकेंडरी सेल वॉल होती है, सेकेंडरी सेल वॉल जो मैंने आपको बताया, जो कि लेटर फेज में डेवलप होती है, ये एब्सेंट होती है। अब बच्चों अगर आप में से कोई दिमाग यूज़ कर रहा है तो उनके दिमाग में आएगा कि सर ये सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल क्यों एब्सेंट हो रही है भाई, ये प्राइमरी तो चलो मैं मान लिया थिन है, इलास्टिसिटी है, सेकेंडरी वाली क्यों एब्सेंट हो रही है। तो बच्चों इसका आंसर ये होगा, जो ये सेकेंडरी वॉल है ना, ये बहुत रिजिड होती है, ये बहुत रिजिड होती है और इसे डिग्रेड करना बहुत ही मुश्किल होता है। ओके, बट वहीं पे ये जो प्राइमरी सेल वॉल होती है ये होती है बहुत इलास्टिक। सो अगर ये रिजिड स्ट्रक्चर है,
सपोज ये मेरिस्टेमेटिक का जो सेल वॉल है बहुत रिजिड है, तो वो कैसे कंटिन्यूसली डिवाइड कर पाएगा? आप सोचो कि अगर आपके पास एक बलून है, बलून में पानी भर के तो आप उसको बड़ा कर सकते हो, बट वहीं आपके पास एक कोई बर्तन है, इसमें पानी भर के आप इसे बड़ा कर पाते हो? नहीं, ये तो ओवरफ्लो करने लगेगा ना। उसी हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि जो सेकेंडरी वॉल है इसलिए एब्सेंट है, क्योंकि अगर सेकेंडरी वॉल हुई तो ये जो एक्टिवली डिवाइडिंग बार बार कर रहा है ये प्रोसेस हैम्पर हो जाएगा। इसीलिए जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं इनकी सेकेंडरी वॉल एब्सेंट रहती है और प्राइमरी वॉल थिन और इलास्टिसिटी रहती है। क्यों रहती है उसका रीज़न मैंने आपको बता दिया। ओके बच्चों, थोड़ा और इस पर बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ओके तो आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम बताएं, अगर हम देखना चाहें तो शेप क्या होती है, सेल्स की शेप क्या होती है? सॉरी बच्चों, स्क्रीन में थोड़ा सा मैं एडजस्ट कर रहा हूँ। ओके, एक मिनट बच्चों। ओके बच्चों, अगर हम बताएं शेप के बारे में, तो शेप जो होती है सेल की, ये होती है स्मॉल शेप की सेल होती है एंड आइसोडायमेरिक। ये आपके एनसीईआरटी में मेंशन है, स्मॉल एंड आइसोडायमेरिक। दैट मीन्स स्फेरिकल हो सकती है, क्यूब हो सकती है, क्यूबॉइडल, मतलब स्मॉल होती है और आइसोडायमेरिक होती है। दैट मीन्स ये स्फेरिकल भी हो सकती है, रफली स्फेरिकल, और क्यूबॉइडल भी हो सकती है। ठीक है, क्यूब शेप की भी हो सकती है, छोटी छोटी सेल्स होती है। क्यों? क्योंकि इनके पास फालतू का टाइम नहीं है, इन्हें तो बाय डिवीजन करना है, इन्हें तो बाय रिप्रोडक्शन करना है, तो इन्हें फालतू फालतू जो सेल ऑर्गेनल्स हैं उनकी जरूरत नहीं है। बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स इसमें एब्सेंट भी रहते हैं, जो कि मैं आपको बताऊंगा अभी। अब अब देखिए बच्चों, अब जैसा मैंने आपको फंक्शन बता दिया कि इस मेरिस्टेमेटिक सेल्स का क्या फंक्शन है। ओके, अब आपको इसके हिसाब से इसका फंक्शन खुद से पता करना है। जैसे कि मैंने बोला स्मॉल एंड आइसोडाइमेरिक है, ठीक है। अब इसका देखो, क्योंकि ये बहुत स्पीड में डिवीजन कर रहा है, तो क्या होगा, जो साइटोप्लाज्म है इज टेंस। टेंस क्यों होगा बच्चों? अगर आपको पता हो कि अगर एक सेल है, ठीक है, तो उसके इर्द गिर्द वाटरी लेयर रहती है, बहुत सारी वाटर सेमी फ्लूइड रहती है, जिन्हें हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। ठीक है, तो जो साइटोप्लाज्म होता है ना बच्चों, ये होता है ये होता है मेन एरिना, होता है मेन एरिना, मेन एरिना ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज। इसका मतलब बच्चों ये होता है, जितनी भी सेल्स में जितनी भी एक्टिविटी, जितनी भी मेटाबॉलिक रिएक्शन जो भी हो रही है, तो ये होते हैं इस साइटोप्लाज्म के अंदर, इस पर्टिकुलर साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं। ठीक है, तो इसका डेंस होना तो सही है, क्योंकि देखो, क्योंकि ये जो सेल्स है इसमें तो बहुत सारी रिएक्शन कंटिन्यूस हो रही है, क्योंकि ये कंटिन्यूस डिवाइड कर रहे हैं, तो साइटोप्लाज्म का डेंस होना तो जायज़ है। ठीक है बच्चों, अब अगली एक्टिविटी अगर देखें इनकी, तो मैंने बताया आपको कि बहुत सारे ऑर्गेनल्स इसमें एब्सेंट रहते हैं। जैसे कि एक हो गया वैक्यूल्स, वैक्यूल्स आर एब्सेंट, वैक्यूल्स आर एब्सेंट। तो बच्चों वैक्यूल्स जो होता है, सॉरी बच्चों, वैक्यूल्स बच्चों जो होता है एक प्लांट सेल में, वैक्यूल्स, अगर आप एक एनिमल सेल और एक प्लांट सेल का कंपैरिजन करोगे तो आप ये देखोगे कि जो वैक्यूल्स है ना बच्चों, वो वैक्यूल्स प्लांट सेल में बहुत बड़े रहते हैं। ठीक है, और प्लांट सेल में जो न्यूक्लियस होते हैं वो कहीं कोने में दबे रहते हैं। ठीक है बच्चों, तो एनिमल सेल में वही अगर आप देखना चाहोगे तो एनिमल सेल में जो न्यूक्लियस होते हैं वो होते हैं बहुत बड़े प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होते हैं, बहुत बड़े न्यूक्लियस होते हैं। तो यहाँ पे वैक्यूल्स का काम ये है, स्टोरेज का काम है। प्लांट में वैक्यूल्स का काम स्टोरेज का है, क्योंकि प्लांट तो मूवमेंट तो कर नहीं पाता है, चल फिर तो पाता नहीं है हमारी तरह कि वो उठ के खाना खा ले, उठ के पानी पी ले। तो प्लांट अपने बचाव के लिए, जैसे कि आप कैक्टस देख लो, तो कैक्टस क्या करता है, जैसे आप एनिमल्स में आप कैमल देख लो, कैमल के हम्प में हम देखते हैं वहाँ पे फैट स्टोर रहता है। क्यों? जब स्केर्सिटी होगी तो वहाँ से फूड यूटिलाइज करेगा। ऐसे ही प्लांट में भी स्टोरेज, वैक्यूल्स होता है और स्टोरेज का काम करता है। बिकॉज दिस मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैव नो रिलेशन विद द स्टोरेज पर्पस, बिकॉज दे हैव द ओनली वर्क टू एक्टिवली डिवाइड। उनका एक ही काम है, एक्टिवली मतलब एकदम एक्टिवली डिवाइड ही होना उनका काम है, एकदम स्पीड से रिप्रोड्यूस ही होना उनका काम है। तो इसीलिए यहाँ पे स्टोरेज की तो जरूरत ही नहीं है। इसीलिए वैक्यूल्स जो है, हम देखेंगे कि वैक्यूल्स जो है ये एब्सेंट है। ओके बच्चों, अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं तो आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है क्या, जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस जो होता है आर वेरी प्रोमिनेंट, न्यूक्लियस आर वेरी प्रोमिनेंट। ओके, प्रोमिनेंट का मतलब न्यूक्लियस बहुत बड़ा होता है एकदम। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है? अभी आप बोल सकते हो कि सर अभी आपने बोला कि प्लांट में तो वैक्यूल सबसे बड़ा बीच में होता है, न्यूक्लियस तो कहीं कोने में फंसा रहता है, तो यहाँ पे आप कैसे बोल रहे हो कि न्यूक्लियस बहुत बड़ा है? देखो बच्चों, मेरिस्टेमेटिक सेल्स का काम क्या है? डिवीजन। ओके, यानी एक सेल से दूसरा सेल बनाना, फिर दूसरे से 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, ऐसे करके कंटिन्यूसली डिवाइड होने का काम। तो जब भी डिवीजन होगा ना, तो जो जेनेटिक मटेरियल है वो भी तो पास ऑन होगा ना नेक्स्ट जनरेशन को। अगर एक सेल से दूसरे सेल हम बना रहे हैं तो पहले सेल का कुछ जेनेटिक मटेरियल तो जाएगा ना। तो जेनेटिक मटेरियल कहाँ रहता है? आपके न्यूक्लियस में रहता है ना बच्चों। तो इसीलिए इतना जब वर्कलोड है, इतना रिप्रोडक्शन करना है आपको, इतना आपको डिवाइड होना है, तो न्यूक्लियस तो प्रोमिनेंट बनता है।
क्योंकि न्यूक्लियस प्रोमिनेंट नहीं होगा तो फिर जेनेटिक मटेरियल कहाँ से आएगा भाई, जेनेटिक मटेरियल भी तो होना चाहिए ना। और दूसरी जो पॉइंट आती है बच्चों, ये जो सेल्स होते हैं ये मेटाबॉलिकली बहुत एक्टिव होते हैं। मेटाबॉलिकली एक्टिव का मतलब इनके अंदर अंधाधुंध रिएक्शंस वगैरह, मेटाबॉलिज्म चलते रह रहा है। ऑब्वियसली बच्चों मैंने आपको बताया कि ये एक्टिवली डिवाइड कर रहे हैं, तो साइटोप्लाज्म बाय डेंस है, तो मेटाबॉलिज्म तो होना ही है, ठीक है बच्चों। और रिजर्व फूड इज एब्सेंट हेयर, यहाँ पे मैंने आपको बताया रिजर्व फूड का कोई बात ही नहीं है, यहाँ पे रिजर्व फूड से कोई मतलब ही नहीं है। ओके, और एक और पॉइंट जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, दैट प्लास्टिड्स आर एब्सेंट और इन इनमैच्योर, और प्रेजेंट भी है तो वो इमैच्योर स्टेज में है, ठीक है बच्चों। देखो प्लास्टिड्स जो होता है ना, इनका भी वही काम है, ठीक है, इनका भी स्टोरेज ही का काम है, प्लास्टिड का भी, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट, सॉरी बच्चों, सॉरी अभी गलती कर दे रहा, एक मिनट बच्चों। तो क्लोरोप्लास्ट और भी बहुत सारे प्लास्टिड एब्सेंट रहते हैं क्योंकि इनको उनकी ज़रूरत ही नहीं है। तो देखो बच्चों, ये ऐसा है ना कि जो भी चीज़ हो हमारी बॉडी में, जो भी ऑर्गन है, जो भी चीज़ हो, अगर हमारी बॉडी को उसकी नीड नहीं है तो वो चीज़ अपने आप एलिमिनेट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक मिनट बच्चों, सॉरी। तो बच्चों फॉर एग्जांपल मैं ये बोल रहा था कि जैसे कि आप मान लो कि अगर मान के देखते हैं कि अपेंडिक्स, ओके, अगर आपको पता होगा अपेंडिक्स क्या है, तो अपेंडिक्स हमारे बॉडी में एक वेस्टिजियल ऑर्गन है, ठीक है। हमारे बॉडी में अपेंडिक्स का कोई ज़रूरत नहीं है, बट वो है स्टिल। बट अगर आप देखो कि बहुत लोगों का अपेंडिक्स निकाल दिया जाता है, तो क्या उनकी ज़िंदगी में कुछ नुकसान होता है उससे? नहीं। क्यों? बिकॉज ये हम जब पहले हुआ करते थे, जब प्रीवियसली हम लोग जब हंट करके खाते थे, हम लोग अर्ली मैंस टाइप के थे, तो उस टाइम पे हमें जब हम कच्चा खाना खाते थे तो कच्चे खाने को पचाने के लिए वहाँ पे अपेंडिक्स का रोल था, ठीक है। बट अभी क्या है कि अभी हम तो भाई बहुत अच्छे से बॉइल्ड खाना अच्छे से कुक करके खाते, तो हमें उसकी कोई ज़रूरत नहीं। तो वैसे ही मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि अगर बॉडी में किसी चीज़ की, किसी भी ऑर्गन्स की नीड नहीं है, तो बॉडी उसे खुद ही एलिमिनेट कर देता है, उससे कोई मतलब ही नहीं होता, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे देखो जो चीज़ की ज़रूरत नहीं है वो चीज़ एब्सेंट है, ओके। और एक चीज़ कि ये जो इंटर सेलुलर स्पेस होता है ना, इंटर सेलुलर स्पेस जो होते हैं ये होते हैं एब्सेंट, और बहुत कम, वेरी लेस। ये जो इंटर सेलुलर स्पेस होता है ये बहुत ही कम होता है, नियरली टू एब्सेंट होता है। ये क्यों होता है कि देखो इनको तो डिवीजन करना है, तो इनको कम्युनिकेट भी तो करना पड़ेगा ना जी। बिना कम्युनिकेट किए कैसे पता चलेगा क्या चल रहा है? तो सेल्स आपस में कम्युनिकेट करने के लिए इंट्रासेलुलर स्पेस जो है वो बहुत ही कम और एकदम ना के बराबर है, ठीक है। फॉर गुड कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन, ओके बच्चों। तो इसीलिए जो आपका इंटरसेलुलर स्पेस है वो एकदम कम है, फॉर गुड कम्युनिकेशन एंड गुड कोऑर्डिनेशन, ओके बच्चों। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, कल हम फिर से शुरू करेंगे नेक्स्ट क्लास में, आई मीन टू से क्लासिफिकेशन ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, जिसमें हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज को डिफरेंट लोकेशन के हिसाब से हम उसे क्लासिफाइड करेंगे, और डिफरेंट ओरिजिन के हिसाब से क्लासिफाइड करेंगे, और हम इसकी डिटेल देखेंगे, ओके बच्चों। तो एक बार बच्चों छोटी सी रिवीजन मान लेते हैं। सो हमने क्या क्या पढ़ा आज? हमने पढ़ा एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में सबसे पहले हमने पढ़ा जो हायरार्की है वो क्या है, सेल से टिश्यू बनेंगे, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम। हमने डेफिनेशन पढ़ा एनाटॉमी, जो इंटरनल स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन की जो स्टडी होती है उसे हम एनाटॉमी कहते हैं, ठीक है। हमने दो साइंटिस्ट के नाम पढ़े, एनग्रू एंड के ए चौधरी। एनग्रू प्लांट फादर ऑफ प्लांट एनाटॉमी, और ये अपने इंडियन भाई साहब फादर ऑफ इंडियन प्लांट एनाटॉमी। हमने टिश्यू के बारे में पढ़ा, टिश्यू जो होते हैं ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं जो कि सिमिलर इन शेप और सिमिलर इन शेप हो सकते हैं, इनका ओरिजिन कॉमन हो सकता है, और ये सब मिलकर एक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। हमने उसके बाद डिफरेंट प्लांट टिश्यूज़ के बारे में पढ़ा, दो टाइप के हमने प्लांट टिश्यू देखे, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, परमानेंट टिश्यू। हमने आज मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया। हमने क्या देखा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ जो होते हैं अनडिफरेंशिएटेड होते हैं, और ये जो होते हैं सेल्स होते हैं हमेशा माइटोसिस के फेज में होते हैं, दैट मीन्स दे आर एक्टिवली डिवाइडिंग, और ये इमैच्योर होते हैं यानी यंग होते हैं। घबराएं नहीं बच्चों, मैंने ये लिखा है बट मैंने ये पढ़ाया नहीं आपको, डोंट वरी। हम जब परमानेंट टिश्यू में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू खत्म करके परमानेंट टिश्यू में जाएंगे तब हम एकदम डिटेल्स में धीरे धीरे पढ़ेंगे, हमें कोई जल्दी नहीं है, हमें आराम से डिटेल्स में धीरे धीरे पढ़ेंगे। क्योंकि बच्चों देखो, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है ना तभी आप आंसर कर पाओगे, ऐसे रट्टू मारने से ना कुछ नहीं होता है, एनाटॉमी वाले में तो और नहीं होता, ठीक है। तो उसके बाद हमने क्या पढ़ा, मेरिस्टेमेटिक के लोकेशन देखे, ओके। हमने देखा शूट में मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं, रूट में होते हैं, लैटरल मेरिस्टेम्स होते हैं जो कि विड्थ बढ़ाते हैं, शूट और रूट वाले लेंथ बढ़ाते हैं, हाइट बढ़ाते हैं प्लांट की, ठीक है।
ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के मेरिस्टेम्स की वजह से प्लांट जो है पूरा लाइफ टाइम ग्रो करता है। ओके, फिर हमने क्या देखा, हमने कैरेक्टरिस्टिक देखा मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के। सेल साइकिल जो होते हैं वो एक्टिवली डिवाइडिंग होते हैं। प्राइमरी सेल वॉल हमने पता किया, प्राइमरी सेल वॉल जो पहले बनता है, जो कि इलास्टिक होता है, इलास्टिसिटी होती है उसमें बहुत, और उतना रिजिड नहीं होता है कंपेयर टू सेकेंडरी वन। तो इसमें थिन एंड इलास्टिसिटी रहती है प्राइमरी सेल वॉल में, और सेकेंडरी सेल वॉल एब्सेंट होती है। थिन एंड इलास्टिसिटी क्यों होती है बच्चों? ताकि ज़्यादा से ज़्यादा डिवीजन हो पाए ऑब्वियसली। और उसके बाद हमने देखा शेप के बारे में, आइसोडायमेरिक, दैट मीन्स इट कैन बी क्यूबॉइडल, स्मॉल, रफली स्फेरिकल और क्यूबिकल शेप वी कैन सी। साइटोप्लाज्म डेंस होता है क्योंकि एक्टिवली डिवाइड कर रहे हैं, तो साइटोप्लाज्म होता है वो मेन एरिना ऑफ सेलुलर एक्टिविटी, यानी जितने भी रिएक्शंस हो रहे हैं इनके सेल्स में, जितने भी रिएक्शन हो रहे हैं, जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हो रही है बच्चों, वो होती है साइटोप्लाज्म में। तो साइटोप्लाज्म हमने डेंस देखा। वैक्यूल्स देखा हमने कि जो मेरिस्टेम्स होते हैं इसमें एब्सेंट होती है, नहीं होती है, क्योंकि उन्हें स्टोरेज से तो कोई मतलब ही नहीं है। न्यूक्लियस होता है वो बहुत प्रोमिनेंट बड़ा सा होता है, क्योंकि इतना जब एक्टिवली ग्रो कर रहे हैं तो इन्हें जेनेटिक मटेरियल भी फटाफट ट्रांसफर करना होता है, इसलिए न्यूक्लियस जो है बहुत प्रोमिनेंट होता है। और मेटाबॉलिकली ये लोग बहुत एक्टिव होते हैं, ये जो सेल्स होते हैं बहुत एक्टिव होते हैं, क्योंकि भाई ग्रोथ है, ग्रोथ होती होना है। और एक चीज़ प्लास्टिड्स जो है, और जो अनवांटेड चीज़ है, ये एब्सेंट रहते हैं। इमैच्योर फॉर्म में अगर होते भी होंगे तो इमैच्योर फॉर्म में होते हैं। इंटरसेलुलर स्पेस कम होती है, क्यों कम होती है? ताकि अच्छा कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन बना सके सेल आपस में। ओके बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। हम अब मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब के लिए बच्चों पढ़ते रहो, रिवाइज करते रहो, बस और क्या। थैंक यू बच्चों। Thank you for watching.